नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 7 सितंबर की रात को लगने वाला है चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण क्यों है खास, कहां कहां ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, किस किस राशि पर इसका क्या क्या प्रभाव होगा, ये चंद्र ग्रहण किस नक्षत्र में लग रहा है, इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। ज्योतिष के जानकार हमारे साथ हैं राजकुमार शास्त्री जी, नंदिता पांडे जी, मनीषा कौशिक जी, शैलेंद्र पांडे जी और प्रवीण मिश्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार ये चंद्र ग्रहण क्यों है खास। ये सवाल हम अपने पैनलिस्ट के पास भी लिए चलेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है। तो सबसे पहले नंदिता जी से शुरुआत कर लेते हैं। नंदिता जी, क्यों ये चंद्र ग्रहण खास है? देखिए, चंद्र ग्रहण एक तो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, और जब भी पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक का असर करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राहु के साथ जब चंद्रमा आया तभी ग्रहण पड़ा, और राहु के ही नक्षत्र से ये ग्रहण शुरू हो रहा है, और उसके बाद गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में चला जाएगा। तो आप ये सोच लीजिए, जब ग्रहण चालू हो रहा है, मतलब शुरू हो रहा है, तो वृषभ लग्न बन रहा है और उसके दशम भाव में ये सारे ग्रहण की स्थिति बन रही है। यानी कि इस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल करके आएगा, एक नए पैरामीटर्स होंगे, सत्ता में पलट हो सकती है। यहाँ पे किसी विशेष राजनेता को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में ग्रहण जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ों में बहुत दिक्कतें आएंगी, या ये हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ लेके आए या कोई ऐसे डिसीजन लेके आए जो थोड़ा सा भ्रमित कर दे। राहु भ्रम का कारक होता है और भ्रमित कर देता है। तो इस तरह का एक सत्ता पक्ष और साथ में जनता के बीच में भी काफ़ी सारा वैमनस्य होता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, थोड़ा सा कुंभ राशि को प्रभावित भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे विधि के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकार और विधि के बीच में, लीगल मैटर्स के बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिखाई देते हैं। ये समय ठीक नहीं है। इस समय देखिए, आप भारत की भी मंगल की महादशा 2 दिन बाद ये तो हुआ कि क्यों चंद्र ग्रहण खास है, लेकिन कब से शुरू होगा, सूतक क्या कुछ करें क्या ना करें, राजकुमार शास्त्री जी आप बताइए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि चंद्र ग्रहण कई लोगों के दिमाग में इस बात का कारक भी हो जाता है कि हमें बचना है इससे, घर में ही रहना है, क्या नहीं करना है, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा। जी देखिए नेहा जी, ग्रहण हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और आपने जिस प्रकार प्रश्न किया कि इसका समय, सूतक का समय इस बार 7 सितंबर के मध्याह्न काल में दोपहर के 12:58 से शुरू होगा, और ग्रहण का जो समय है वह रात्रि के 9:58 से आरंभ होगा, और रात्रि के 1:26 तक ये ग्रहण का काल रहेगा। ग्रहण सभी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और इस वर्ष तो देखिए, जब कभी भी ब्रह्मा जी के 4 युगों में और ये 1 वर्ष के मध्य में 12 महीने में किसी पूर्णिमा तिथि को जाकर के चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण की योग तब बनते हैं जो चंद्रमा के साथ में राहु का स्पष्ट जो है भूमेर पिंडा शशांका ज्ञा कवि रवि कुजे जार की नक्षत्र संज्ञा, जब आकर के किसी पूर्णिमा तिथि में राहु और चंद्रमा का योग बनता है, या राहु चंद्रमा के साथ में केतु का योग बनता है, युति बनती है, और वह भी स्पष्ट ग्रह जो है वो 14 अंश से कम में आ जाता है, तब ग्रहण का योग बनता है, जिस प्रकार सूर्य सिद्धांत में वर्णित है। अब जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, ग्रहों का योग बनता है, तो प्राकृतिक आपदाओं का विशेष रूप से योग बनता है। जन सैलाब, चूंकि चंद्रमा जल का कारक है, इसलिए जल सैलाब का बहुत अधिक प्रकोप रहता है, और पहाड़ों में विशेष प्रकोप, चूंकि चंद्रमा वनस्पतियों का स्वामी भी है, इसलिए पहाड़ों में इस प्रकार की आपदाएं, पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, और जल वृष्टि इतनी अधिक हो जाती है जिस कारण से जन मानस जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, और पशुओं को भी इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। बाढ़ किसी क्षेत्र में अत्यंत सूखा पड़ जाता है, और किसी क्षेत्र में बारिश की अत्यंत अधिक वृष्टि हो जाती है। तो इस प्रकार से समाज की व्यवस्था चंद्रमा के कारण अत्यंत हानिकारक हो जाती है। अब इस बार देखिए कि कुंभ राशि पर शतभिषा नक्षत्र के अंतिम चरण में और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में ये हो रहा है, ग्रहण घटना घटित हो रही है। तो शतभिषा नक्षत्र में जिनका जन्म है या जिनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है,
या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जिनका जन्म है, ऐसे जातकों को बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, मनीषा जी से जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ दुनिया भर में मनीषा जी ये देखा जा सकेगा, और भारत में खास तौर पर अगर हम इसे देखना चाहें तो कौन सा वक्त उपयुक्त रहेगा? जाहिर तौर पर सूर्यास्त के बाद ही इसे देख सकते हैं, लेकिन कौन सा समय उपयुक्त है? उससे पहले नेहा जी, मैं क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में हम बात कर रहे थे, इस बार चंद्र ग्रहण सच में खास है क्योंकि एक महासंयोग जिसे हम कह सकते हैं, सारे ग्रह किसी न किसी तरीके से इन स्पिरिट इकट्ठे हो रहे हैं। बात हम कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, यानी 2 प्लैनेट्स ऑलरेडी आ गए, चंद्रमा यानी मून, और ग्रहण जो है वो राहु के कारण लग रहे हैं। ये ग्रहण जो है वो संडे के दिन पड़ रहा है तो सूर्य की एंट्री हो गई। उसके साथ साथ 9th मंथ यानी सितंबर में है तो मार्स भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। तारीख है 7 सितंबर 2025, डेट भी 7 है, डेट का टोटल भी 7 है, तो केतु एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है, 25th नक्षत्र है। अगेन केतु जो है वो एक बड़ा रोल जो है वो अदा करेंगे। ये अगर हम सन साइंस के हिसाब से बात करें तो वर्गो साइन जो है वो आता है, यानी बुध की राशि है, तो बुध भी आ गए हैं। अब उसके साथ जब इतने सारे प्लैनेट्स जो हैं, जब जैसे नंदिता जी ने बताया कि वृषभ लगन का जो है वो इस समय चार्ट बनता है, तो वीनस जो है वो, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वृषभ लगन आता है, डाउन साउथ अगर हम जाएंगे तो लगन जो है वो चेंज भी हो सकता है। तो वीनस ही एक ऐसे प्लैनेट है जो शायद कहीं ना कहीं अग्री नहीं कर रहे कि मैं ग्रहण में जुड़ूं या नहीं जुड़ूं, पर जहां 8 बड़े प्लैनेट्स इन स्पिरिट जो है वो इकट्ठे हैं, तो यानी कि ये बड़ी प्लैनेटरी कैबिनेट मीटिंग जो होगी, इसमें बड़े बड़े डिसीजंस तो होंगे। जो मेरे साथ जो है वो विशेषज्ञों ने सारे सबने बताया कि ऑलरेडी हमें जो है प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन के कारक भी हैं, कहीं ना कहीं मन को झकझोर देने वाली जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। वीनस की जहां मैं बात कर रही थी, शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं फैशन इंडस्ट्री को रूल करते हैं। ये समय हमने हमेशा पिछले कितने सालों से देखा है कि जब भी ग्रहण आते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज कोई बड़े सेलिब्रिटी की जो है वो हमें दुखद खबर सुनने को मिलती है। अभी हाल ही में जो है वो जॉर्जियो अरमानी का जो है वो निधन हुआ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज मैं कह रही हूँ। तो ये समय जो है वो इस समय सबके साथ जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें ना होंगी जहाँ हमें थोड़ा सा मन हमारा परेशान हो। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, और इस समय जो है हमें क्यों कहा जाता है कि थोड़ा सा हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो हर समय आएंगे ही आएंगे, पर ये जो शब्द है ना, 2 चंद्र ग्रहण, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मन का ही तो कारक है चंद्रमा, तो अपने आप को पॉजिटिव जो है वो हमें ज़रूर रखना है। उसके साथ जब हम भारत की बात करें, ऑलरेडी जो है वो हम 2 तरीके हैं नेहा जी, मैं जो है वो कहूँगी कि समुद्र मंथन में विष भी था तो अमृत भी था। तो सिर्फ नेगेटिविटी ना देखकर हम ये भी देखें कि भारत ने इस साल में कितना ग्रो किया है, और तकरीबन जो है वो अगले 3 महीनों में दिस इज़ ट्रू कि हमें बड़े इवेंट्स देखने को मिलेंगे, पर उसमें कई पॉजिटिव चीज़ें भी हमें नज़र आती हैं। तो इस पॉजिटिविटी के साथ ही हमें आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। पंडित शैलेंद्र पांडे जी का रुख कर लेते हैं। अब राशियों की बात कर लेते हैं। शैलेंद्र पांडे जी, आपकी तो मास्टरी है राशियों में, पहली 4 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा? नेहा जी देखिए, जो चंद्र ग्रहण है वो कुंभ राशि में है। कुंभ राशि स्थिर राशि है, और स्थिर राशि में जब भी ग्रहण लगेगा उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। तो पहली बात तो महत्वपूर्ण ये है कि ये ग्रहण लंबे समय तक 3 से लेके 6 महीने तक अलग अलग राशियों पर प्रभाव जरूर डालेगा। अगर हम पहली 4 राशियों की बात करें, सबसे पहले मेष राशि की बात करें, तो मेष राशि वालों के लिए ग्रहण अनुकूल रहेगा। मेष राशि वालों को फायदे होंगे, उनके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, शत्रु और विरोधी शांत होंगे, उनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, और एकदम आकस्मिक रूप से जीवन की बिगड़ी हुई चीजें रास्ते पे आ जाएंगी। मेष राशि से एकादश भाव का ये ग्रहण है, मेष राशि के लिए अनुकूल है। वृषभ राशि की बात करें, दशम भाव में ग्रहण है, करियर में स्थान में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये परिवर्तन अच्छा रहने वाला है, और वृषभ राशि वाले इस समय चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं। उन्हें धन का, मान सम्मान का, नाम यश का फायदा हो सकता है। और वृषभ राशि वालों को जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि उनके जीवन में जो बेवजह के विवाद और अशांति थी, वो विवाद अशांति समाप्त हो जाएगी। मिथुन राशि की बात करें, नवम भाव का ये ग्रहण है,
पिता के लिए और पिता तुल्य लोगों की आयु के लिए अच्छा नहीं होगा। मिथुन वालों को करियर में तनाव हो सकता है, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, और जो महिलाएं मिथुन राशि की गर्भवती हैं उन्हें विशेष सावधानी इस समय रखनी होगी, क्योंकि मिथुन वालों के लिए थोड़ा प्रेशर्ड समय होगा। अगर कर्क राशि की बात करें तो काफी नकारात्मक है कर्क के लिए। अष्टम भाव का ग्रहण है, उनके स्वास्थ्य पर, उनके करियर पर, जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस समय कर्क वालों को कोई जोखिम नहीं लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। शांति से समय बिताइए, जल्दबाजी में निर्णय लेके अपना करियर खराब मत करिएगा, और सेहत में, वाहन चलाने के मामले में, वाद विवाद में, मुकदमे में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, तो ये तो हुई पहली 4 राशियां। बाकी राशियों का भी रुख करेंगे। प्रवीण मिश्रा जी को मैं चर्चा में शामिल करूंगी। प्रवीण जी, आसान और साधारण शब्दों में बताइए क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों को यहाँ पर तोड़ने के मकसद से हम कई बार शो भी लाते हैं। जी जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा नेहा जी। देखिए, चंद्र ग्रहण से पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप जहां भी हैं, आप अपने स्थान में, अगर आप रात में जाग रहे हैं तब उस दौरान आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। कौन से मंत्र का जाप करें? अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आपने गुरु मंत्र नहीं ले रखा है तो भगवान शिव के मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से रुद्राक्ष की माला लेकर के ग्रहण काल में जाप करते रहिए। क्यों जाप करना चाहिए? क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव सबसे कम होगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर बनी रहेगी। दूसरा क्या करना चाहिए कि जो लोग कर सकते हैं वो हवन करें। ग्रहण के दौरान हवन भी किया जाता है, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो फिर इसके बाद स्नान करना चाहिए। और ग्रहण देर रात समाप्त हो रहा है तो ग्रहण समाप्ति के बाद आप चाहें तो स्नान कर लें, और सुबह जब सूर्यदेव निकल आए तो आपके घर के पास जो मंदिर हो वहां जाकर के पूजन करें। और अन्न का दान करना चाहिए। अन्न दान में क्या क्या कर सकते हैं आप? चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, फल, सब्जी इत्यादि जो है पैकेट बना लें और मंदिर में पंडित जी को दान करिए कुछ दक्षिणा रख करके। और आप चाहें तो जरूरतमंद गरीब लोगों को भी दान कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो लोग ग्रहण के बाद दान करते हैं तो उस दान का जो फल है वो कई गुना बढ़कर मिलता है। तो ये दान आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा और नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी, और आपका आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा बीतेगा। नंता जी बता रही थी हमें कि विश्व में इसका क्या प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि देश में हम नंता जी देख रहे हैं किस तरीके से प्राकृतिक उथल पुथल मची हुई है। जगह जगह बाढ़ आ रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। कई जगह पर ऐसा जल प्रलय आया है जैसे लग रहा है कि थम ही नहीं रहा है। जी देखिए ना, ये ग्रहण जब होता है तो सबसे पहले उसको नोट किया जाता है कि एक तो ग्रहण का पाथ क्या है, कि किस रास्ते से वो ग्रहण जा रहा है। इस समय लगभग 85% पूरे विश्व की जनता इस ग्रहण से प्रभावित है। आप ये देख लीजिए, अमेरिका और इस तरह कनाडा को छोड़कर पूरा यूरोप, आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट जितना है, एशिया, आपके रशिया, चाइना, जापान और नीचे साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक का ये ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे। तो इन सारी जगहों में आपदाएं आने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। अब जल आपदा या क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुंभ राशि में है, राहु है साथ में, और उसके पश्चात जो ग्रहण लग रहा है वो शतभिषा, यानी कि शुरू में जब चल रहा है तो राहु के नक्षत्र में और उसके बाद गुरु के नक्षत्र में। अब ये जब कॉम्बिनेशन होता है, कुंभ राशि होती है वायु तत्व की राशि, यानी कि वायु तत्व से चंद्रमा ग्रहण दे रहा है। चंद्रमा होता है जल का कारक, तो वो क्लाउड बर्स्ट की जो स्थितियां बन रही हैं वो इसलिए ज़्यादा हो रही हैं। अभी केवल यही नहीं है, आप ये देखिएगा टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल मचेगी और बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक इम्पैक्ट्स होते हैं या फिर सुनामी टाइप इम्पैक्ट्स होते हैं, वो आने के चांसेस हैं। जैसे मनीषा जी ने कहा कि एक सेलिब्रिटी की कल ही उनका देहांत हुआ, इसी तरह का हमेशा हमने कहा है, ये स्टडी रही है कि ग्रहण के आसपास
किसी राज्यतुल्य नेता की या फिर किसी सेलिब्रिटी की, इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी की, जिनके वजह से बहुत ज़्यादा जनता प्रभावित रहती है, उनकी मृत्यु का भी यहाँ पे द्योतक जो होता है ग्रहण होता है। सत्ता पलट का आप ये सोचिए कि वृषभ लग्न में ये ग्रहण चल रहा है, दशम भाव को प्रभावित कर रहा है पूर्ण रूप से, यानी कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, एक अलग तरीके की यहाँ पे पूरे डायनामिक्स चेंज होंगे। इवन भारत में आप ये देखेंगे जिस तरह के, जैसे अभी बिहार इलेक्शन में जनता जो ग्रहण होता है ना, इंडिविजुअल से ज़्यादा जनमानस में प्रभावित करता है। तो जनता एक हुजूम की तरह जो एक रिएक्शन देती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के प्रो में, ये इस तरह की स्थितियाँ बनाता है ग्रहण। और सत्ता पलट की स्थितियाँ, सत्ता में विघटन यहाँ पे होने की स्थितियाँ, इस तरह की स्थितियाँ भी बनाता है। या जिस तरह के एक्सपेक्टेशन आप देखेंगे अभी, जैसे एकदम से ग्रहण के पश्चात ही उपराष्ट्रपति चुनाव भी हैं, आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वहाँ पे नज़र आएंगे। या आने वाले उसमें भी जो एकदम से अभी इस समय जनता सोचेगी कि ये लोग आकर के जैसे बिहार इलेक्शंस हैं जीतेंगे, तो वो उसका उलट फेर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अनएक्सपेक्टेड राहु क्या करता है? अनएक्सपेक्टेड करता है, डायरेक्ट अटैक कभी नहीं करता, घुमा करके और बिल्कुल छुप छुपा करके एकदम से अटैक करता है। तो ये ग्रहण का प्रभाव रहता है। वर्ल्ड ऑर्डर में यूरोप में भी बहुत सारे परेशानियां आने वाली हैं, अफ्रीका में भी आने वाली हैं। आपके रशिया यूक्रेन का वॉर जो है अभी इस समय नहीं थमेगा, पीस टॉक्स होंगे, लेकिन ये जो आने वाले 3 महीने बहुत सेंसिटिव रहेंगे। थोड़ा सा बस एक इम्पैक्ट है कि 18 अक्टूबर से गुरु उच्च के हो जाएंगे, तो एक बैलेंस लेके आएंगे 5 दिसंबर तक का। लेकिन फिर भी दिसंबर तक का इस समय अनुकूल नहीं है, और सितंबर का माह विशेषकर, क्योंकि इस समय राहु के बिल्कुल ऑपोजिट में सूर्य बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में केतु के साथ, ऑलरेडी एक हल्का सा ग्रहण का योग बना के बैठे हुए हैं। तो दोनों ही साइड में सत्ता पक्ष विधि के साथ सत्ता की तनातनी, जनता के साथ सत्ता की तनातनी, इस तरह के जो मास अपहीवल्स होते हैं, इस तरह के इंडिकेशन ये ग्रहण इस समय लेकर आ रहा है। ठीक है, तो कई तरह के इंडिकेशन है इस चंद्र ग्रहण को लेकर भी। मनीषा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिनका चंद्रमा कमज़ोर है या फिर जो काफ़ी भावुक और इमोशनल लोग होते हैं, उनके ऊपर, खासतौर पर महिलाओं पर क्या प्रभाव रहेगा चंद्र ग्रहण का? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। खासकर जब चंद्र ग्रहण आता है ना, तो उसके आसपास ये इमोशनल एंग्जाइटी या हम लो फीलिंग्स, मूड स्विंग्स, ये सब बढ़ जाते हैं। कई लोगों में थोड़ी स्थितियां ज़्यादा जो है, जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, उनमें या तो एकदम जो है वो लो हो जाएंगे फीलिंग्स में, या फिर एंगर इश्यूज़ जो हैं वो उनके बढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बाकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस उनकी कुंडली में क्या हैं। महिलाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आपका सवाल शायद प्रेग्नेंट लेडीज़ की तरफ था। उन्हें खासकर जो है वो कहा जाता है कि इस दौरान आपको अपना खास ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है खासकर जो यंग जनरेशन है ना, वो नहीं मानती इन सब बातों को, लेकिन जब घर के बड़े कहते हैं तो सुन लेना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जब भी हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करते हैं तो बच्चा जिस सैक में पलता है उसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और ये एमनियोटिक फ्लूइड में सॉल्ट वाटर कंसिस्टेंसी इज ऑलमोस्ट सेम जो कि हमारे सी वाटर में होती है। तो जब चंद्र ग्रहण में पूर्णिमा के दिन लगता है, और हमने फुल मून पे हमेशा देखा है कि चंद्रमा की जो रेज में इतनी एनर्जी होती है कि टाइड्स जो हैं वो हमें इतनी उछाल तक नजर आती हैं, तो फिर वही चीज़ माँ के गर्भ में भी हो सकती है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और चंद्रमा हमारी माँ का भी कारक है। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी जो है उसकी सर्वप्रथम जो जिम्मेदारी बनती है वो है कि अपने मन को सुरक्षित रखना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना, ताकि जो उनके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको एंग्जाइटी महसूस ना हो। तो यहाँ पे जो आप जब भी हम ये मूड स्विंग्स की बात करते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी ग्रहण जैसी योग जब बनते हैं तो हमें नमक का प्रयोग करना चाहिए। नमक का मतलब वो नमक नहीं जो हम खाने में यूज़ करते हैं, न का मतलब है नकारात्मक विचारों से दूर रखना। अब नेगेटिविटी कैसी, कोई शख्स आपको जो है वो नेगेटिव बातें आपसे करता है, कोई सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक है या नेगेटिव है, तो उस वहाँ से अपने आप को इस समय के दौरान ज़रूर विड्रॉ कर लें। मन का मतलब है मन को कंट्रोल में रखना, मन को स्थिर रखना। मन को स्थिर रखने का सबसे बड़ा और आसान तरीका है कि इस वक्त ज़रूर ध्यान लगाया जाए। अपने आप को जितना हम मेडिटेशन में इन्वॉल्व करके रखेंगे, मन कंट्रोल अपने आप रहेगा ही रहेगा। क का मतलब है कर्म। अब ये कर्म सिर्फ वो नहीं जिस तरीके से हम जो है वो ऑफिस जाते हैं या बाकी काम करते हैं, पर खुशी खुशी काम करना। इस दौरान ना किसी की बुराई जो है, निंदा बुराई ना की जाए, ना सुनी जाए। उसके साथ साथ कर्म जो है वो जितना बढ़िया किया जाए, यानी दान पुण्य इस दौरान जो है वो किया जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका मन जो है वो पॉजिटिविटी से प्रभावित ना हो, बल्कि नेगेटिविटी आपको परेशान करे। चंद्रमा जो है वो हमेशा हमें स्ट्रेंथ देते हैं, ताकि देखा जाए ना, मन नाम का कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में नेहा जी है नहीं।
नहीं, मन जो है वो माइंड है जो सिंक है हमारा ब्रेन और हमारे हार्ट के बीच में। तो ये हम कहते हैं ना ये मेरा करने का मन नहीं है, आज मेरा ये मन नहीं कर रहा, क्योंकि हमें सिग्नल जो है वो कनेक्शन जो है वो नहीं बन पा रहा। तो इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा हमें जो है वो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करके चलेंगे तो दिस पीरियड कैन बी रियली रियली ब्यूटीफुल। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रमा मन का कारक है, और ऐसे में राजकुमार शास्त्री जी हमें ये बताएंगे कि आखिरकार इसमें स्नान और ध्यान का कितना महत्व है जी, और साथ ही दान भी। जी देखिए नेहा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार सूर्य सिद्धांत में वर्णित है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव 108 दिन तक रहता है, तो 108 दिन तक रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न जातक, हस्त नक्षत्र में और धनिष्ठा नक्षत्र में, ये 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब देखिए कुंभ राशि पर चंद्रमा और राहु का योग बन रहा है, वहीं सिंह राशि पर सूर्य के साथ में केतु की युति हो रही है। तो यह जो वर्ष है यह कुंभ राशि और सिंह राशि के जो जातक हैं और जो 3 नक्षत्र मैंने बतलाया, ये 3 नक्षत्र के जो जातक हैं उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब उन्हें करना क्या है? देखिए सर्वप्रथम स्नान, ग्रहण का जो समय मैंने बताया उससे पहले स्नान करें। स्नान के बाद आप चंद्रमा के मंत्र का अथवा गायत्री मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मन्नात् त्रायते इति मंत्रा, मन ही मन में जप करने से जो संकट को टाल देता है उसको मंत्र कहते हैं। तो इन मंत्रों का जाप करें, अथवा चंद्रमा के और बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और इसके उपरांत मध्याह्न काल में उसका जो है अनुष्ठान के उपरांत ग्रहण के मोक्ष काल में आप उसका हवन करें। और हवन के उपरांत जो दान है, जिस प्रकार आचार्य प्रवीण जी ने बतलाया, जिन वस्तुओं का दान वो दान करें, क्योंकि एन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। धर्म के जो 4 चरण हैं, वो धर्म के 4 चरणों में कलयुग में महत्वपूर्ण जो चरण है वह दान का है। राशियों पर हम आएंगे शैलेंद्र पांडे से, बाकी बची 4 राशियां, और उसके बाद हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होता है सबके मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं उनकी अलग अलग राय भी हो सकती है। तो शैलेंद्र जी, आपके मुताबिक अगली 4 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जी, मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक हमने आपको हाल बताया कि क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको बताते हैं सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। देखिए सिंह राशि के लिए ग्रहण की स्थिति अच्छी नहीं है, 7वें स्थान में है ग्रहण, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके व्यापार के मामले में, उनके करियर के मामले में, उनके वैवाहिक मामले में, रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम हो सकती है। सिंह वालों का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बिगड़ सकता है, वैवाहिक मामलों में दिक्कतें आ सकती हैं और कारोबार व्यापार में सावधानी रखनी होगी। कहीं पर भी पैसा लगाने जा रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बहुत सतर्क होकर पैसा लगाइएगा, वरना पैसा डूब सकता है, आप मुश्किल में आ सकते हैं। अगर कन्या राशि की बात करें, वर्गों की, तो देखिए कन्या वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। 6ठे स्थान का ग्रहण है तो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयत्न करेगा, आपके काम की रुकावटें दूर होंगी, करियर में सुधार होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि शनि का इम्पैक्ट भी है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण कुल मिला जुलाकर अनुकूल दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा नहीं दिखता, 5म भाव का ग्रहण है। स्वाभाविक सी बात है कि करियर में सडन प्रॉब्लम आ सकती है, करियर में आकस्मिक दिक्कतें आ सकती हैं, पेट को लेके, डाइजेशन को लेके समस्या हो सकती है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। तुला वाले स्पेक्युलेटिव सेक्टर से, जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर रहेंगे, वरना पैसा डूब सकता है। और साथ ही साथ तुला वाले कोई भी बड़ा निर्णय अभी 2-3 महीने न लें तो उनके लिए अच्छा है। और करियर, व्यापार, रोजगार को लेके बहुत सतर्क रहिए, कोई ऐसी गलती मत करिएगा जिससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण 4th स्थान में है,
तो कर्क के लिए सर्वाधिक निगेटिव, उसके बाद जिसके लिए सर्वाधिक निगेटिव है वो वृश्चिक राशि है। बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर परेशान कर सकते हैं, घर में माता और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर तकलीफ हो सकती है। इस समय पैसा आपका फंस सकता है या इस समय आपके करियर में रुकावट आ सकती है। जो उन्नति की उम्मीद आप कर रहे थे हो सकता है इस समय ना मिले। तो वृश्चिक राशि वाले इस समय धैर्य बनाए रखें, बेहतर समय का इंतजार करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेके अपना काम खराब ना करें। तो ये तो 4 राशियों की बात हो गई, लेकिन प्रवीण मिश्रा जी, दान की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दान का विशेष महत्व तो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, और हमेशा पूरे साल ही बना रहता है, लेकिन इस खास मौके का कैसे लोग लाभ उठा सकते हैं जो पूरे साल निष्क्रिय रहे, दान ही नहीं किया, अब इस मौके पर कम से कम दान करके कुछ तो पुण्य कमा लिया जाए। जी जी, देखिए बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए जब ग्रहण पड़ता है तो हमारे पुराण ये कहते हैं कि ग्रहण के बाद स्नान और दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा का संबंध जो है लिक्विड चीज़ों से होता है, तो आप जो है दान कर सकते हैं दूध का। दूध का दान करने से आपको विशेष फायदा होगा। चंद्रमा मन का कारक है, मन में जो टेंशन है, आपके मन में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। तो यदि आप दान से ज़्यादा फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्रहण के बाद दान करें। और दूसरा क्या है कि पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध भी है। तो श्राद्ध में अगर आप अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, उन्हें याद करके कुछ जो है दान करते हैं, तो आपके पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम जो है अपनी बजट के हिसाब से, जितनी हमारी सामर्थ्य है उस हिसाब से हमें दान करना चाहिए। तो आप अन्न का दान करिए, आप जो है दूध का दान करिए, आप फलों का दान करिए, जो आपसे संभव हो। जैसे अगर आप बहुत बिजी हैं तो आप जो है अपनी गाड़ी में कुछ फ्रूट्स रख लें, और जब आप आगे बढ़ते हैं, रेड लाइट में कहीं रुकते हैं, वहाँ कोई गरीब व्यक्ति दिख जाए उसे दान कर दीजिए। तो दान करने के लिए हमें खुद अवसर तलाशने पड़ेंगे। कई बार लोगों का अनुभव ये है कि वो दान करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें गरीब लोग ही नहीं मिलते। तो भगवान चाहता है कि आप प्रयास करिए, मेहनत करिए और नीडी लोगों तक जो है दान पहुंचाइए। तो अगर आप अच्छे फल की प्राप्ति करना चाहते हैं आपको शुभ फल मिले, तो ग्रहण के बाद अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को आप स्नान ध्यान करिए और आपके घर के पास जो मंदिर हो वहाँ जा कर के भगवान शिव का पूजन करें, शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, और जो है इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। मंदिर में पंडित जी को अन्न का दान करें। अन्न में चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, फल, सब्जी दक्षिणा रखकर पंडित जी को दे दें। और फिर यदि आपका सामर्थ्य अच्छा है तो गरीबों को भोजन कराइए, गरीबों को फल का दान करिए। तो आप देखेंगे नेगेटिविटी दूर होगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और ग्रहण का जो प्रभाव है आगे आने वाले दिनों में वो आपके ऊपर नेगेटिव नहीं रहेगा। आप अच्छे तरीके से अपने काम कर पाएंगे। वैश्विक लिहाज से अगर चंद्र ग्रहण को समझें तो इस वक्त स्थितियां ठीक नहीं है। कहीं पर टैरिफ वॉर चल रहा है, कहीं पर रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में क्या चंद्र ग्रहण के बाद थोड़ी स्थिति में बेहतरी होगी या फिर उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएंगी स्थितियाँ? देखिए, चंद्र ग्रहण जो अभी पड़ रहा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है ना, तो उसमें क्या होता है कि 3 महीने पहले और 3 महीने बाद, ये पूरा एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिस समय उसका इम्पैक्ट रहता है। तो अभी 3 महीने पहले से भी आप देखेंगे इतनी उथल पुथल हुई है, प्राकृतिक आपदाएं इतनी सारी हुई। अभी अफगानिस्तान पे भी जिस तरह का भूकंप आया और जिस तरह की कैलेमिटीज़ हुई, यूरोप में अननेसेसरी इतनी बाढ़ आई अभी ऑफ लेट, वो भी काफ़ी सारे हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हुए। तो ये तो रहता है, लेकिन जो इस समय राहु जो है ना, जिस समय ग्रहण हो रहा है उस समय आप देखिए कि स्थिति क्या है ग्रहों की। 10th हाउस यानी कि जो कर्म क्षेत्र होता है वहाँ पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा ग्रहण का हो रहा है। सोशल मीडिया में अफवाहें बहुत अधिक फैलेंगी। राहु सोशल मीडिया को गवर्न करता है और पंचम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से आपके आय के स्थान को देख रहा है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो करेंसी हो, शेयर मार्केट हो, ये उथल पुथल जो टैरिफ वॉर का है बहुत ज़्यादा अभी आने वाले 3 महीने में नज़र अवश्य आएगा। थोड़ा राहत मिलेगी आपके 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में, जिस समय
ग्रहण में का इम्पैक्ट तो रहेगा, लेकिन गुरु की अपनी उच्च की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करेंगे। हालांकि गुरु भी उस समय वक्री रहेंगे तो उतना कोई बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक हालात ऐसी सुधरेगी जहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा समाज के लिए या समाज के हित के लिए सोचना शुरू करेगी। केवल इंडिया का ही नहीं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, भारत में भी अभी आप देखें कि जैसे है 2 दिन के बाद ही ग्रहण के महादशा बदल रही है भारत की, मंगल की महादशा शुरू हो रही। 12वें भाव का मंगल द्वितीय भाव यानी कि टैरिफ के स्थान पे, धन के स्थान पे बैठेगा। डिफेंस सेक्टर, आपका जितना भी स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टैरिफ्स, इकोनॉमी, ये सारे इम्पैक्टेड होंगे। शुरू में थोड़ा सा हिलेंगे डुलेंगे क्योंकि ग्रहण का प्रभाव रहेगा, और उसके बाद जाके और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, क्योंकि 12वां भाव फॉरेन करेंसी, फॉरेन डिप्लोमेसी का भी भाव होता है। उस भाव का स्वामी वाणी के स्थान पे, धन के स्थान पे आके जब बैठेगा तो उन दोनों की ही चीज़ को इम्पैक्ट लेके आएगा। मंगल स्लाइटली मारक भी है भारत की कुंडली में, लेकिन एक अच्छी दृष्टि से भाग्य स्थान को भी देख रहा है, यानी कि थोड़ा उथल पुथल भारत के लिए रहेगी, लेकिन इवेंचुअली सेटलमेंट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आगे बढ़कर राहु की जब दशा आएगी उस समय भारत बहुत ज़्यादा उत्तम स्थितियों में जाएगा। तो ये जो बेस है आने वाले 7 साल भारत के लिए, ये इस ग्रहण से फाउंडेशन बन रहा है उसका। और ग्रहण की शुरुआत में जो भारत की इकोनॉमी का अभी हमारा एग्रीकल्चर बेस ज़्यादा फोकस रहता था, वो बेस एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत तो रहेगा क्योंकि मंगल एग्रीकल्चर को भी कवर करता है, लेकिन डिफेंस के एरिया में बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स, डिफेंस के जितने भी गैजेट्स होते हैं, उन सारे एरियाज़ में आर्म्स एंड एम्यूनिशन की तरफ भारत अपना वर्चस्व दिखाना शुरू करेगा। धीरे धीरे बनेगा, लेकिन उसमें भारत शायद अभी जो खरीद रहा है वापस में स्थितियाँ बनेंगी जहाँ पे शायद बेचने की स्थितियाँ भी बनेंगी। पर भारत को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ बहुत वर्क करना पड़ेगा इस समय। मनीषा जी, ये चंद्र ग्रहण देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए? क्योंकि कई बार उत्सुकतावश भी आदमी चाहता है कि हम रेड मून को देखें। जी देखिए, आइडली तो नहीं देखना चाहिए। ये समय जो है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी घर रहने को कहा जाता है, इनफैक्ट ये जो समय होता है वो अपने आप के साथ बिताने वाला है। नेकेड आई से कभी भी कोई भी ग्रहण हो तो अवॉइड करना चाहिए कि देखना, इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है कि जिसे देखने से हमें कुछ गेन हो रहा हो, बट कहीं ना कहीं ये जो उत्सुकता जो पैदा होती है ना, वो घर में ज़रूर कले कलेश का कारण बन सकता है। क्योंकि घर के बड़े हमेशा आपको मना करेंगे कि ग्रहण का समय आपको जो है वो ग्रहण को नहीं, चंद्रमा का जो है वो अवॉइड कीजिए कि देखा जाए। शैलेंद्र पांडे जी, 4 राशियां बची हुई हैं, 4 राशियों पर इनका क्या प्रभाव? तो हमने आपको बता दिया वृश्चिक राशि तक ग्रहण का सामान्य प्रभाव कैसा रह सकता है। अब आपको बताते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर सामान्यतः ग्रहण का प्रभाव कैसा रह सकता है। अगर हम बात करें इस समय कि भाई ग्रहण का प्रभाव धनु पर कैसा होगा, 3rd हाउस का ग्रहण है, तो 3य भाव में लगा हुआ ग्रहण धनु राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। करियर में विशेष फायदा हो सकता है, बड़े मौके मिल सकते हैं, मान सम्मान बढ़ सकता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, लेकिन थोड़े से स्थान परिवर्तन के साथ। तो धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय है और ग्रहण के परिणाम धनु वालों के लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं अगले 3 से 6 महीने के अंदर। मकर राशि की बात करें, 2nd हाउस का ग्रहण है, तो स्वाभाविक बात है कि धन के मामले और परिवार के मामले आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। पैसा फंस सकता है, डूब सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत बिगड़ सकती है, और करियर में आप कोई ऐसा उपद्रव मत करिएगा जिससे आपको अपयश मिले। तो मकर वाले धन, परिवार और करियर के मामले में शांति से चलें और इस समय अपने परिवार के मामलों में, धन के मामलों में कोई रिस्क ना लें। कुंभ राशि की अगर बात करें तो ग्रहण लग ही रहा है कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि को अपने स्वास्थ्य का भी और अपने परिजनों के स्वास्थ्य का भी, दोनों का ध्यान देने की जरूरत होगी। कुंभ राशि वालों का करियर सामान्य गति से चल रहा है, उसको चलने दीजिए। करियर के मामले में, रिश्तों के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, फिलहाल शांत रहिए। और कुंभ राशि वालों के लिए एक फायदा हो सकता है कि भाई राहु चंद्रमा का इंपैक्ट आ गया, तो चंद्र राहु जो है ना, वो कभी कभी स्पिरिचुअल टेम्परामेंट भी पैदा करते हैं, तो आध्यात्मिक फायदा कुंभ वालों को हो सकता है, लेकिन भौतिक रूप से मुश्किल है।
सेहत को लेकर बहुत मुश्किल हो सकती है और कुंभ वाले इस समय कोई भी जोश में आके कदम नहीं उठाएंगे। और अंतिम राशि मीन, द्वादश भाव का ग्रहण है। आपको स्थान परिवर्तन करने के पहले सोचना चाहिए। कर्ज लेने जा रहे हैं, सोच समझ के लीजिए। अगर कोई बहुत जरूरी इलाज ना हो, कोई बहुत जरूरी सर्जरी ना हो या कोई बहुत जरूरी मेडिकल प्रोसीजर ना हो तो भी मत जाइए। बहुत सोच समझ के मेडिकल के मामलों में, कर्ज के मामलों में, वाद विवाद के मामलों में इस समय हाथ डालिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और यात्राओं में भी मीन वालों को सावधानी रखने की जरूरत अवश्य है। कुमार शास्त्री जी से जान लेते हैं। शास्त्री जी, जिस तरीके से लगातार लोग हेल्थ की परेशानियों से जूझ रहे हैं या जिनके कोर्ट के मामले चल रहे हैं, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, घर में बहुत ज़्यादा कलेश है, उन लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, खासतौर पर चंद्र ग्रहण? जी देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि ये चंद्र ग्रहण है और ये पूरा ब्रह्मांड 360, 12 राशियाँ 360 अंश में होती हैं, अर्थात एक राशि 30 अंश में आती है। और भूमेर पिंडः शशांकः ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। यह चंद्र ग्रहण जो है यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रहण है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ऐसी स्थिति में जो समुद्र तटीय जलीय क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बुद्ध्या विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम, आपसी विवाद होने के संयोग बन सकते हैं। और विश्वम भयात, एक भय की स्थिति उत्पन्न, विश्वम भयाति विष आपद मृत्यु तुल्यम, इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी कि बहुत सारे लोग एक साथ ही मृत्यु हो जाएगी। विश्वम भयाति विष आपद मृत्यु तुल्यम व्याधिर वियोग धन हानि विष पान चैव, और धन का बहुत नुकसान हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में सबसे बचाव हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भगवान शंकर का रुद्राभिषेक सबसे महत्वपूर्ण है। दूध में जिस प्रकार आचार्य प्रवीण जी ने बताया कि दुग्ध का दान करें, तो मैं समझता हूँ कि दूध के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और लघु अभिषेक करें चाहे महाअभिषेक करें। दूध के माध्यम से श्रृंगी में दुग्ध डाल करके और रुद्र सूक्त के द्वारा यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शंकर जो है भाव्यु मेट सकह त्रिपुरारी, जो कन्या तप करे तुम्हारी भाव्यु मेट सकह त्रिपुरारी, होने वाली किसी भी दुर्घटना को भगवान शिव ही रोक सकते हैं। तो भगवान शिव उनकी मदद करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। शिवालय में बैठ करके यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं या मृत संजीवनी मंत्र का जाप करते हैं तो वह बहुत लाभकारी रहेगा। नेहा जी, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मरण काल और ग्रहण काल ये दो समय में किया हुआ जो दान है वह अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। तो ग्रहण काल में यदि आप किसी तीर्थ में स्नान करने जाते हैं और स्नान के बाद कुछ वस्तुओं का वहाँ पर आप दान करते हैं, जो भी आपके पास में है वह 1 वर्ष के किए दान के फल को प्रदान करता है। तो वह अक्षय फल होगा। हर प्रकार से मनुष्य का कल्याण कलयुग में दान से होता है। जितना आपकी सामर्थ्य है, शक्ति है, उतना दान करें और आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। चलते चलते एक क्लोजिंग रिमार्क नंता जी आपसे चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को चंद्र ग्रहण के मौके पर, क्योंकि दिन दरअसल ये कई साल बाद आ रहा है और ख़ास तौर पर भारत में इसकी विजिबिलिटी भी है, तो क्या करें क्या ना करें, तमाम चीज़ें तो हो चुकी, लेकिन एक ऐसा बात जो आप हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण बताना चाहें। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। और क्योंकि हमने इतना डरा डुरू भी दिया कि ग्रहण से हो रहा है, लेकिन मैं पूरे वर्ष में ग्रहण का इंतज़ार करती हूँ। क्यों? क्योंकि इस ग्रहण के दौरान यंत्र मंत्र तंत्र, आप कुछ भी साधना चाहें, इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपका वो चीज़ सदती है। यानी कि अगर आप किसी भी ईश्वर पे आप बिलीव करते हैं, आप उनका मानसिक जाप करें। माला की भी ज़रूरत है। बस जैसे अगर आपने भगवान राम का अगर स्मरण करना है तो एक राम या तो नाम लिखते जाएं उनका, या फिर नमः शिवाय का जप करते जाएं, या ओम हनुमते नमः का जप करते जाएं। राहु के मंत्र का ओम भ्राम प्रेम ब्रह्म स राहवे नमः शांति मंत्र का जप करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु का शांति मंत्र भी ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र पे ग्रहण पड़ रहा है। ये छोटे छोटे उपाय, क्योंकि ग्रहण के टाइम पे किए हुए ये उपाय और ये जाप
आपको इतने पावरफुल तरीके से सिद्ध करते हैं कि आपकी समस्याएं जो भी जीवन में रहेंगी वो हट जाती हैं। तुलसी का पात्र हर जगह रखें, जहाँ पे भी खाने पीने का सामान है वहाँ पे रखें। और अगर महिलाएं हैं जैसे गर्भवती हैं तो उनके पास भी अगर कुशा घास या तुलसी पात्र रख देंगे तो अच्छा रहेगा। और ग्रहण के पश्चात पूरे घर पे जल से तुलसी पात्र के साथ अगर जल छिड़काव करेंगे तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं राहु की वजह से वो भी हट जाती हैं। चलिए, आप सभी ने बहुत आसान से उपाय बताए हैं। तो चंद्र ग्रहण से सावधान हमने नाम तो रखा है, लेकिन इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें भी इससे जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।